और देखिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने डॉक्टरों का पैनल मौजूद है कि आखिर H3N2 है क्या, इससे बचाव क्या है और जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए, आपके मन में जो तमाम सवाल है उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ सभी खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर शरद अग्रवाल हमारे साथ अध्यक्ष हैं IMA के, वो मौजूद हैं। डॉक्टर सुनीला गर्ग पूर्व सलाहकार ICMR की हैं। डॉक्टर अंशुमन कुमार हमारे साथ धर्मशिला नारायणा अस्पताल से हैं, वो भी मौजूद हैं। डॉक्टर राहुल शर्मा फोर्टिस हॉस्पिटल से मौजूद हैं। डॉक्टर मनोज कुमार मैक्स अस्पताल से। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मैं। इस चर्चा की शुरुआत डॉक्टर सुनीला गर्ग मैं आपसे करूंगा। H3N2 अब चिंता बढ़ा रहा है, अभी तक तो एक फ्लू के तौर पर देखा जा रहा था। सबसे पहले है क्या, किस तरीके से लोगों को इफेक्ट कर रहा है और अब तो मौत भी सामने आने लगी। देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि जब हम H3N2 की बात करें, यानी कि फ्लू की हम बात करते हैं, ये आज हम क्यों चिंतित हैं, क्योंकि हम 3 साल से कोविड से गुजर चुके हैं करके। तो हम काफ़ी हर साल हम देखें तो हम फ्लू के केसेस देखते हैं जो कि अक्सर H1N1 के होते हैं और जो कि म्यूटेट करके H3N2 का फॉर्म है। तो अब हम कॉशियस इसलिए क्योंकि हम कोविड के केसेस हम देख चुके हैं और हमें जहाँ तक कि वायरल इन्फेक्शन की बात है और फ्लू की बात है, स्पेशली H3N2 ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन कॉज करता है एज़ कम्पेयर टू H1N1। तो हमें सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। सिम्टम्स लगभग सेम हैं। अगर हम बात करें फीवर, सोर थ्रोट, बॉडी एक, मलेस, some cases have also basically gastrointestinal symptoms। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इसको लगभग आप कहेंगे कि कोविड के तरीके के ही सिम्टम्स हैं। परंतु इसमें अगर हम 2 ग्रुप्स को सेपरेट करें, यानी कि बच्चों का ग्रुप और एल्डरलीज का ग्रुप जो कि 65 ईयर से ऊपर है, बच्चों के ग्रुप में इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर होता है एज़ कम्पेयर टू कोविड-19। और स्पेशली कई बार अगर बच्चे ज़्यादा सिक होते हैं तो आप उसमें कई रेड फ्लैग साइंस देख सकते हैं, यानी कि उनका ऑक्सीजन का कमी होना। और इसी तरह से एल्डरलीज में भी वॉचफुल होने की जरूरत है, जहाँ पे हम बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि सिम्टम्स एक तो पर्सन टू पर्सन भी वैरी करते हैं। डॉक्टर अंशुमन, मैं आपसे समझना चाहूंगा इसके सिम्टम्स को लेकर, क्योंकि अभी बीच में हमने वायरल को भी देखा, वायरल भी हो रहा था और लगभग सिम्टम्स जो हैं वो सामान्य हैं। कैसे समझें और अगर कितने दिन तक वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए आगे? देखिए, ये भी एक वायरल है, जैसा आपने वायरल पहले भी देखा, फ्लू देखा, कोविड देखा, ये भी एक वायरल है। ग्रुप अलग है, इन्फ्लुएंजा ग्रुप का वायरस है। अंतर क्यों नोटिसेबल हो गया, क्यों आज हम चर्चा कर रहे हैं, 2-3 वजह है। एक, इसके लक्षण थोड़े लंबे समय तक रह रहे हैं, मतलब 5 से 7 दिन तक तो मिनिमम बुखार, खांसी खत्म होने में 3 हफ्ते लग रहे हैं। वो खांसी ऐसी है जिसमें जो इंसान इससे पीड़ित होता है कहता है जैसे लगता है खांसने में फेफड़ा बाहर आ जाएगा, चेहरा लाल हो जाता है, खांसते खांसते उल्टी आ जाती है। तो चिंता का विषय बन गया, जो नॉर्मल फ्लू में नहीं होता था। GI सिम्टम्स, मतलब पेट की खराबी के लक्षण आने लगे, दूसरी समस्या। 3 हफ्ते तक अगर खांसी चल गई तो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जा रहा है जो निमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है। और कुछ केसेज फेटल पहले भी हुए हैं, आज भी हैं। 1968 में काफ़ी लोगों की मौत भी हुई थी, इसलिए चिंताजनक विषय बना और ये जांच की जरूरत है। जो आपने चर्चा में दिखाया, कोविड के केसेज बढ़े, कोविड का इन्फेक्शन पहले भी था। अभी हुआ क्या है, डॉक्टर सतर्क हो गए कि ऐसा तो नहीं कोविड आउटब्रेक फिर से बढ़ रहा है, तो टेस्ट सबका लिया जाने लगा। जो भी केसेज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब खांसी सर्दी लेके आ रहे हैं, टेस्ट लिया, कोविड भी पॉजिटिव आ गया, लेकिन H3N2 भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है डुअल इन्फेक्शन, कोई जरूरी दोनों वायरस लक्षण कर रहा हो, लक्षण हो सकता है एक कर रहा हो सकता है दोनों कर रहे हो। इसलिए हम लोग एहतियातन कर रहे हैं कि मौतें ना हो। हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए, कॉमन फ्लू होकर निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है डॉक्टर मनोज कुमार, मैं आपका रुख करूंगा। एक चीज बताइए, 2 मौतें अभी तक रिपोर्ट हुई हैं हरियाणा में, कर्नाटक में। क्या जिसको हम एक कॉमन इन्फ्लुएंजा कह रहे हैं, फ्लू कह रहे हैं, वो इतना खतरनाक हो सकता है, पहले भी होता था, या इस केस में, इस वायरस के केस में कुछ बदलाव है? देखिए, अभी जैसे हमारे दोस्तों ने बताया, मित्रों ने, कि H3N2 जो है एक सब वेरिएंट है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का। और अगर आप इसका पैंडेमिक देखें तो 1968 में इसको हांगकांग फ्लू भी कहते हैं। तो उसमें अगर आप डेटा देखिए तो उसमें एवरेज मॉर्टिलिटी रेट 0.2% थी, मतलब 1000 में 2 केसों की मौत थी। तो ये उतना बेनाइन नहीं है जितना कि H1N1 इन्फ्लुएंजा है। मैडम ने भी कहा ये बात। तो इसमें सावधानी बरतने की ज़्यादा ज़रूरत है, खास करके जो एक्सट्रीम एज हैं, 5 साल से नीचे के बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं 65 साल से ऊपर के, खास करके कार्डियोलॉजिस्ट होने के नाते जिनको पुरानी हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, जिनका हार्ट फंक्शन कम है, उनमें जान जाने का। आपने देखा होगा दोनों में से एक 80 साल के थे, वो भी इम्यून कम्प्रोमाइज़ थे, दूसरा पेशेंट जो था वो भी इम्यून कम्प्रोमाइज़ था, एक लंग कैंसर के पेशेंट थे। तो मुझे लगता है कि इस तरह के पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज
हॉस्पिटलाइज्ड है, या अदर बीमारी है जैसे हार्ट अटैक पहले हुआ है, या क्योंकि आपने देखा होगा एक बड़ा स्ट्रांग डेटा है कि इन्फ्लुएंजा से हार्ट अटैक का भी इंसिडेंस बढ़ता है, खास करके चूंकि इन्फ्लेमेटरी स्टेट होता है, और ये प्रूवन डेटा है। इसमें आपको मैं बताऊं, एक स्टडी है जिसमें कहा गया कि इन्फ्लुएंजा के टाइम में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ सकते हैं। तो एक तो इस तरीके से ये रिलेटेड है। दूसरा, अगर पहले से कोई हार्ट डिजीज है, आपकी हार्ट फंक्शन कम है, लंग्स वेट हैं, चूंकि अगर हार्ट पंप ठीक से नहीं करता तो लंग्स में फ्लूइड जमा हो जाता है, तो इस तरह के पेशेंट्स में मॉर्टिलिटी बड़ी ज़्यादा होती है। तो ये निश्चित तौर पे वो बेनाइन वाली बात नहीं है H1N1 जैसी। हालांकि पैंडेमिक से जो एपिडेमिक होता है उसमें मॉर्टिलिटी कम होती है क्योंकि कुछ इम्यूनिटी हम डेवलप कर लेते हैं, बट डेफिनेटली H3N2 जो है H1N1 से ज़्यादा मतलब घातक है। ठीक है डॉक्टर शरद अग्रवाल, मैं आपका रुख कर रहा हूं। मैं एक चीज समझना चाहूंगा, तैयारियां किस तरीके से हैं हॉस्पिटल्स की, क्योंकि अभी अब कोविड के मामले भी आ रहे हैं, जिस तरह से डॉक्टर अंशुमन कह रहे थे कि अब टेस्ट होने लगे अलग अलग सिम्टम्स को देख के, तो इसलिए वो रिपोर्ट हो रहे हैं। एक चीज समझना चाहूंगा। दूसरा, तैयारियां किस तरह से होनी चाहिए अस्पतालों की भी और मरीजों को भी, आम लोगों को भी क्या सावधानियां बरतनी होंगी? क्या हमें वापस सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से अपना लेना चाहिए इससे बचने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी तरह का पैनिक नहीं क्रिएट करना है। जैसा कि सभी पैनलिस्ट भी कह रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि ये एक जो कॉमन कोल्ड जिसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा हमेशा होता है, ये उसका एक एक्सटेंशन है। उसमें एक वायरस में थोड़ा ज़्यादा रेडिकल चेंजेस होती हैं, तो उस तरह से H3N2 जो इस समय पाया जा रहा है वो है, और सिम्टम्स इसमें थोड़े ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। मॉर्टेलिटी अगर आप देखें तो कॉमन कोल्ड से भी जो H1N1 है उससे भी 3 लाख से 6 लाख पेशेंट हर साल पूरे वर्ल्ड में एक्सपायर होते हैं। बट वो केवल कॉमन कोल्ड से नहीं होते, वो कोमॉर्बिड सिचुएशन से होते हैं। अगर कोई पेशेंट है कि कोई उसके साथ कोई लंग्स की डिसीज़ है, अस्थमा है, COPD है, ILD है, कार्डियक डिसीज़ है, किडनी डिसीज़ है, कंप्रोमाइज उसका इम्यून सिस्टम है, कैंसर का पेशेंट है, उसके साथ अगर होता है तब ऐसा होता है। इस समय सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर है, जिसको हम लोग पिछले 2.5 साल से अच्छी तरह सीख चुके हैं, उसको ही ध्यान देना है। हमें डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हम लोगों को हैंड वॉश करना है, हम लोगों को क्राउडेड एरिया में नहीं जाना है, हम लोगों को अगर सिम्टम है तो मास्क लगाने हैं, और वैसे भी अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाना है। क्योंकि जो इसका स्प्रेड है, इसका स्प्रेड उसी तरह से है जैसे कोविड का था। इसका स्प्रेड जो वायरस का है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू हो रहा है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है ये। तो वो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो खांसता है या छींकता है, तो उसके ड्रॉपलेट्स जो है वो वातावरण में आते हैं, उसको छूने से अगर हाथ गंदे हैं तो फैलता है, या फिर किसी लगभग जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वही उसी तरीके से जैसे कोविड का वायरस था, उसके लिए हमने जो तमाम प्रिकॉशंस लिए थे उसी को अपनाना पड़ेगा हमें। एब्सोल्युटली ठीक है डॉक्टर राहुल, मैं आपका रुख कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, मैं एक चीज समझना चाहूंगा, और दूसरी जो कोमॉर्बिडिटीज हैं उन पर तो हम बात करेंगे, लेकिन जिनको कोविड हुआ था, क्योंकि कोविड ने बहुत अलग अलग तरीकों से अलग अलग लोगों को इफेक्ट किया था, वो कैसे ध्यान रखें? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन लोगों को भी कोविड हुआ था, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिवियरिटी कि माइल्ड था, मॉडरेट था या सीवियर था, उन सब में कहीं ना कहीं अभी भी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ है। और बहुत सारे लोगों में हमने देखा है कि एलर्जी डेवलप हो गई है। मतलब हमने अपने ही हॉस्पिटल में एक डाटा देखा, उसमें 30 से 40% लोगों को एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल एस्मा जैसे सिम्टम्स हो गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स है, इवैल्यूएट करवाना है, ट्रीटमेंट एज पर योर डॉक्टर ही लेना है। सर, मैं इस पर हम आगे भी बात करेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।